एक नदी के किनारे बसे एक गरीब गांव में, जहां खेत दूर दूर तक फैले थे और जिंदगी शांति से गुजर रही थी, रमेश नाम का एक अधेड़ उम्र का नेक दिल इंसान रहता था। वह कभी एक छोटी सी लकड़ी की कार्यशाला का मालिक था। गांव वाले उसे न केवल उसके शानदार हुनर के लिए बल्कि उसके दयालु स्वभाव के लिए भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन जिंदगी कभी कभी बहुत कठोर हो जाती है। कुछ साल पहले एक भयानक आग ने अचानक उसकी पूरी कार्यशाला को जलाकर राख कर दिया। उस भीषण आग ने न केवल उसकी जीवन भर की मेहनत छीन ली बल्कि उसके अधूरे सपनों को भी निगल लिया। लकड़ी के तख्तों से लेकर एक बेहतर भविष्य की छोटी सी उम्मीद तक सब कुछ राख में मिल गया। मुसीबतें यहीं नहीं रुकीं। रमेश की पत्नी, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। परिवार की थोड़ी बहुत बची हुई जमा पूंजी भी दवाइयों और अंतहीन इलाज में खर्च हो गई। आखिरकार वह भी उसे छोड़कर चली गई और रमेश गहरे दुख में डूब गया। एक समय जिसके पास सब कुछ था, अब रमेश के पास केवल खाली हाथ और दुख से भरा दिल बचा था। किस्मत के आगे हार न मानते हुए रमेश ने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया जहां बहुत सारी दर्दनाक यादें थीं। वह जंगल के अंदर बसे एक छोटे से गांव में चला गया जहां उसे कोई नहीं जानता था, ताकि वह एक नई जिंदगी शुरू कर सके। यहाँ उसने जंगल के किनारे एक साधारण सी झोपड़ी बनाई और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगा। रात में वह अक्सर आग के पास बैठकर अंधेरे जंगल को घूरता रहता, जैसे अपने खोए हुए अतीत को खोजने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब जोरदार बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह रात के अंधेरे को चीर करने का था सा लगा था, देगी रमेश ने जंगल की गहराई से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ पेड़ों से टकराती हवा की आवाज़ है, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे और साफ होती गई, जिसे किसी और चीज़ से मिलाया नहीं जा सकता था। जिज्ञासा और चिंता के साथ वह उस पेशा मिल पड़ा, रोने की आवाज़ का पीछा करने लगा। उसके पैर कीचड़ भरे गड्ढों से गुजर रहे थे। रात के अंधेरे में चमकती बिजली की रोशनी में उसने गीले पत्तों के बीच एक छोटा सा बंडल सिकुड़ा हुआ देखा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि वह कुछ महीने का एक बच्चा था, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें बहुत देर तक रोने की वजह से लाल हो थीं। बच्चे को एक पतले कंबल में लपेटा गया था जो पूरी तरह से भीग चुका था, और उसके छोटे छोटे हाथ मदद के लिए हवा में लहरा रहे थे। रमेश ने हैरान होकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बच्चा किस्मत का एक अप्रत्याशित तोहफा था या शायद जिंदगी की एक नई चुनौती। उसका दिल एक अजीब एहसास से कांप उठा। भले ही उसके पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी वह उस बच्चे को इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने सावधानी से बच्चे को उठाया और उसे ठंडी बारिश से बचाने के लिए अपने पुराने कोट से ढक लिया। बेटा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जीवित रखने की पूरी कोशिश करूंगा, रमेश ने बच्चे को प्यार से देखते हुए धीरे से कहा। उस ठंडी बारिश वाली रात में वह बच्चे को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आया और एक पिता के रूप में एक नई यात्रा शुरू की। बच्चे को घर लाने के बाद रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उस नन्हे से बच्चे का नाम उसने आशा रखा, इस उम्मीद के साथ कि उसकी जिंदगी सूरज की रोशनी की तरह उज्जवल होगी। उस अंधेरे के विपरीत जो रमेश ने खुद अनुभव किया था। इस मुश्किल भरी जिंदगी में आशा ही उसका सब कुछ थी। जंगल के किनारे की वह छोटी सी झोपड़ी जो पहले सुनसान रहती थी, अब एक बच्चे के रोने और हंसने की आवाज़ से गूंजने लगी थी। शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन रमेश जल्द ही अपनी नई भूमिका में ढल गया।
उसने एक दयालु पड़ोसन के निर्देशों से डायपर बदलना और दूध बनाना सीखा। जब आशा रात में रोती तो वह उसके पास बैठकर अपनी गहरी उपउन आवाज और अजीबोगरीब लोरियों से उसे चुप कराता, जो प्यार से भरी होती थीं। थकान के बावजूद जब भी वह आशा की चमकती आंखों को अपनी ओर देखता तो उसका दिल खुशी से भर जाता। शुरुआती दिन मुश्किलों से भरे थे। पैसे की कमी के कारण रमेश गांव में मजदूरी करके ही गुजारा करता था। दिन में वह लकड़ी काटने के, पानी ढोने से लेकर खाई खोदने और भारी सामान उठाने जैसे कठिन काम करता था। उसका दुबला पतला शरीर और बढ़ती उम्र उसे बहुत ज्यादा मेहनत करने की इजाजत नहीं देती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। बस यही उम्मीद करता था कि वह आशा के लिए दूध और कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे कमा सके। रात में जब आशा लकड़ी के टुकड़ों से बनाए गए अस्थाई बिस्तर में सो जाती तो वह पुराने सामानों की मरम्मत करके कुछ और पैसे कमाने के लिए देर तक काम करता। कई बार वह मेज पर ही सो जाता। उसके कठोर हाथों में अभी भी हथौड़ा होता। जंगल की हवा के बीच उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती थी, लेकिन उसने खुद को आराम करने की इजाजत नहीं दी। वह जानता था कि अगर वह हार गया तो आशा की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। गरीब होने के बावजूद उसने हमेशा आशा को सबसे अच्छी चीजें देने की कोशिश की। उसने एक एक पैसा बचाकर दूध पाउडर, कपड़े और गर्म कंबल खरीदे। एक बार जब उसका एकमात्र कोट फट गया तो उसने एक पुराना फटा हुआ कोट पहन लिया, लेकिन आशा को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए एक नया कोट खरीद कर दिया। रमेश का आशा के प्रति प्यार सिर्फ देखभाल के कामों में ही नहीं, बल्कि उसके पालन पोषण के तरीके में भी झलकता था। वह अक्सर उससे सरल लेकिन गहरे अर्थ वाले शब्द कहता था, बेटी, इंसान पैसे से गरीब हो सकता है, लेकिन प्यार और स्वाभिमान से कभी गरीब नहीं होना चाहिए। भले ही आशा इन बातों को पूरी तरह समझने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन जब भी वह बात करता तो उसकी चमकती आंखें देखकर रमेश को उन दोनों के बीच एक पवित्र जुड़ाव महसूस होता। समय बीतता गया। आशा रमेश की छत्रछाया में बड़ी होती गई। वह एक होशियार और चंचल लड़की थी। जब भी रमेश उसे अपनी बनाई हुई छोटी सी लकड़ी की गाड़ी में बिठाकर गांव में घुमाता तो वह खिलखिलाकर हंसती। गांव के लोग, जो शुरू में उनके रिश्ते को लेकर उत्सुक थे, धीरे धीरे पिता पुत्री के इस गहरे प्यार से प्रभावित हो गए। अब वे रमेश को एक गरीब आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक महान पिता के रूप में देखते थे। लेकिन पिता बनने का यह सफर सिर्फ खुशियों से भरा नहीं था, बल्कि चुनौतियों से भी भरा था। एक बार आशा को रात में तेज बुखार हो गया। उसका शरीर कोयले की तरह तप रहा था। रमेश घबरा गया और उसे गोद में उठाकर लगभग 10 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र की ओर भागा। भले ही जोरदार बारिश हो रही थी, उसके पैर कीचड़ से स्ने थे और उसके कांपते हाथ आशा के नन्हे हाथ को कसकर पकड़े हुए थे जब डॉक्टर उसका तापमान माप रहे थे। कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए, वह आंसुओं में बस यही दोहराता रहा। जब आशा खतरे से बाहर हो गई तो वह पूरी रात उसके बिस्तर के पास बैठा रहा। उसकी गहरी आंखें उसकी हर सांस पर नजर रखे हुए थीं। उसके लिए अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। वह हर दिन जो मेहनत करता था, जो पसीना बहाता था, वह सब उसे स्वस्थ देखकर हल्का हो जाता था। उसकी जिंदगी की छोटी सी रोशनी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। आशा अब वह कमजोर बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक फुर्तीली और जीवंत लड़की बन गई थी। जब भी वह उसके पास दौड़ती और खेलती, उसकी साफ आंखें खुशी से चमक उठती। रमेश को लगता था कि उसका हर बलिदान सार्थक था। हालांकि उसके दिल की गहराई में एक अनकही चिंता थी। वह समझता था कि वह अब जवान नहीं रहा।
उसकी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। पीठ में लगातार दर्द थी रहता था और उसके कठोर हाथों में अब पहले की तरह हथौड़ा पकड़ने की ताकत नहीं रही थी। उसे डर था कि एक दिन जब वह काम करने में असमर्थ हो जाएगा तो क्या वह आशा की रक्षा कर पाएगा। लेकिन उसने खुद से कहा कि जब तक उसकी सांसें चल रही हैं वह आशा को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। शांत रातों में जब वह सो जाती तो वह टिमटिमाती आग को देखता उसकी आंखों में उदासी होती, लेकिन वे दृढ़ संकल्प से भरी होती। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, चाहे जिंदगी कितनी भी कठोर क्यों ना हो। रमेश के लिए पिता बनने का यह सफर सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अर्थ था। हर दिन मुश्किलों के बावजूद वह किस्मत का शुक्रगुजार महसूस करता था कि उसने आशा को उसकी जिंदगी में भेजा। जैसे अंधेरी रात में एक टिमटिमाती हुई रोशनी, आशा धीरे धीरे बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई जिसकी आंखें चमकदार और मुस्कान खिली हुई थी। रमेश के बिना शर्त प्यार में पली बढ़ी। उसके पास वह सब कुछ था जो एक युवा लड़की को आत्मविश्वास के साथ दुनिया में कदम रखने के लिए चाहिए होता है। लेकिन जब जवानी ने आशा को एक बड़ी दुनिया के सपने दिखाए तो उसने उसके मन में अपनी गरीबी को लेकर असंतोष भी पैदा कर दिया। हाई स्कूल में आशा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। क्लास में होने वाली बातचीत ने उसे धीरे धीरे अलग महसूस कराना शुरू कर दिया। उसके दोस्त अक्सर अपनी महंगी ड्रेस, शानदार जन्मदिन के तोहफे या परिवार के साथ वीकेंड की यात्राओं के बारे में बताते और आशा के पास सिर्फ वे साधारण कपड़े थे जो रमेश ने मेहनत करके खरीदे थे। जब भी वह अपने दोस्तों को हंसते और शेखी बघारते सुनती तो वह चुपचाप अपना सिर झुका लेती और उसके मन में हीन भावना घर कर जाती। एक दिन ब्रेक के दौरान एक सहपाठी ने लापरवाही से पूछ लिया, आशा तुम्हारे पिता कौन हैं जो हमेशा पुराने कपड़े पहने रहते हैं? क्या तुम्हारा घर बहुत गरीब है? ये सवाल जो मासूम लग रहा था आशा के स्वाभिमान पर एक तेज चाकू की तरह लगा। उस दिन से उसे अपनी पृष्ठभूमि पर शर्म आने लगी। जब भी रमेश उसे स्कूल लेने आता, पुराना कोट और फटी हुई टोपी पहने तो आशा अपना चेहरा नीचे कर लेती ताकि उसके दोस्त उसे देख न लें। एक बार रमेश ने उसके जन्मदिन के लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया, एक लकड़ी का कंगन जिसे उसने खुद बनाया था। लेकिन खुश होने के बजाय आशा ने कंगन को कमरे के कोने में फेंक दिया और चिल्लाई, मुझे ये सस्ती चीज़ें नहीं चाहिए। आप हमेशा इतने गरीब क्यों रहते हैं? मुझे एक अलग जिंदगी चाहिए, इस तंगी में हमेशा नहीं जीना। ये शब्द रमेश के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गए। वह चुपचाप खड़ा रह गया। कंगन पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसे डांटा नहीं, बस धीरे से कहा, आशा बेटा, मैं जानता हूं कि मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो मुझे माफ़ कर दो। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे जिसमें गुस्सा और पछतावा मिला हुआ था। जब आशा 18 साल की हुई तो उसकी मुलाकात शहर से आए एक अमीर युवा व्यापारी विक्रम से हुई। विक्रम अक्सर आशा के सामने महंगे तोहफे और एक शानदार जिंदगी के वादों के साथ आता था। उस चकाचौंध के सामने आशा पूरी तरह से आकर्षित हो गई। विक्रम ने आशा के मन में बसी हीन भावना का फायदा उठाकर उसे अपने वश में कर लिया। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें इस गरीबी में क्यों रहना चाहिए? मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इन शब्दों ने आशा के मन में अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा को और भड़का दिया। वह रमेश से दूर होने लगी। अक्सर देर रात घर आती और कभी कभी तो उस खाने को भी छोड़ देती जो रमेश ने बड़े प्यार से बनाया होता।
रमेश नहीं जानता था कि विक्रम कौन है, लेकिन उसने अपनी बेटी में बदलाव महसूस कर लिया था। एक शाम उसने धीरे से पूछा, आशा बेटा, तुम आजकल कहाँ जाती हो? मुझे तुम्हारी चिंता होती है। उसने चिढ़कर जवाब दिया, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। आप मुझ पर नज़र मत रखिए। टकराव तब चरम पर पहुंच गया जब आशा ने घोषणा की कि वह विक्रम से शादी करेगी। उसने यह बात रमेश को एक शाम बताई जब विक्रम उससे मिलने घर आया था। विक्रम अच्छे कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में उस साधारण से घर के लिए तिरस्कार था जिससे रमेश को बेचैनी महसूस हुई। विक्रम के जाने के बाद उसने आशा को समझाने की कोशिश की, बेटी, मैं तुम्हें किसी से प्यार करने से नहीं रोकता, लेकिन उस आदमी को लेकर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो? आशा ने उसकी बात को ठंडे स्वर में टाल दिया। आपको मेरी जिंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने फैसले खुद लूंगी। कम से कम वह मुझे एक बेहतर भविष्य तो दे सकता है, इस गरीबी की तरह नहीं। इन कड़वे शब्दों ने रमेश को अंदर से तोड़ दिया। वह बस अपनी बेटी को जाते हुए देखता रहा। उसके बूढ़े चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जिस दिन आशा गई, रमेश झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। उसके हाथ में वह खत था जो वह छोड़ गई थी। खत में आशा ने लिखा था कि वह उसके पालन पोषण के लिए आभारी है, लेकिन वह एक अलग जिंदगी, एक उज्जवल भविष्य चाहती है। रमेश ने उन पंक्तियों को बार बार पढ़ा। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। आखिरकार उसने खत को एक कोने में रख दिया, जैसे कि वह उसकी बेटी की बची हुई एकमात्र निशानी हो। उस दिन से जंगल के किनारे की वह छोटी सी झोपड़ी फिर से खामोश हो गई। रमेश, जिसने कभी अपनी बेटी के प्यार में जीने का मकसद पाया था, अब अकेलेपन और दुखद यादों के साथ रह गया था। लेकिन गहरे जख्म के बावजूद वह हमेशा यही उम्मीद करता रहा कि एक दिन आशा वापस आएगी। आशा के जाने के बाद रमेश की छोटी सी झोपड़ी में वैसी ही खामोशी छा गई जैसी उन शुरुआती दिनों में थी जब वह अकेला जंगल के किनारे रहने आया था। लेकिन इस बार की खामोशी अलग थी। ये शांति नहीं लाती थी, बल्कि खालीपन और अकेलापन लाती थी। हर सुबह वह हमेशा की तरह जल्दी उठता, लेकिन अब उसकी बेटी की खिलखिलाती हंसी या उसे नाश्ता तैयार करते हुए देखने की तस्वीर नहीं होती थी। छोटी सी रसोई में अब वह अकेला ही सादा भोजन बनाता। कभी कभी तो खाने का भी मन नहीं करता। जब भी उसे उसकी याद आती, वह उसका खत निकाल कर पढ़ता। भले ही खत छोटा था, लेकिन हर शब्द उसके दिमाग में गहराई से बसा हुआ था। वह सावधानी से खत को मोड़कर एक छोटे से लकड़ी के बक्से में रखता, जिसे उसने बिस्तर के पास रखा था, जैसे कोई खजाना हो। दुखी होने के बावजूद रमेश ने अपनी बेटी को दोष नहीं दिया। वह खुद को यह कहकर तसल्ली देता कि आशा एक बेहतर जिंदगी की तलाश में गई है और वह उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहता। वह बस यही चाहता था कि वह जहां भी रहे खुश रहे, भले ही उस खुशी में उसके लिए कोई जगह न हो। समय बीतता गया, आशा की खबरें कम होती गईं। शुरू में उसने कुछ छोटे छोटे खत भेजे जिसमें विक्रम के साथ अपनी नई जिंदगी, शानदार पार्टियों और महंगी यात्राओं के बारे में बताया। उसने कहा कि वह एक सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन वे खत धीरे धीरे कम होते गए और फिर पूरी तरह से बंद हो गए। रमेश ने उसे खत भेजने की कोशिश की, लेकिन उनका कभी कोई जवाब नहीं आया। उसने खुद से कहा कि शायद वह अपनी नई जिंदगी में व्यस्त होगी, लेकिन उसके मन में चिंता की एक लहर उठती थी। उसे उसकी पहले की चमकती आंखें याद आती थीं और वह सोचता था कि क्या उसकी बेटी सच में खुश है। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है।
उम्र के साथ रमेश की सेहत बिगड़ने लगी। पीठ में लगातार दर्द रहता था और उसके कठोर हाथ कमजोर हो गए थे। अब उनमें भारी काम करने की ताकत नहीं बची थी। जो लोग उसे पहले काम पर रखते थे वे अब युवा मजदूरों को ढूंढने लगे थे। रमेश गांव वालों के लिए पुराने सामान की मरम्मत करके कमाए गए थोड़े से पैसों पर गुजारा करने लगा। जंगल के किनारे की झोपड़ी भी जर्जर हो गई थी। छत की पत्तियां सड़ गई थीं और दीवारें झुक गई थीं, लेकिन उसके पास मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। जब भी तेज बारिश होती उसे छत के नीचे बाल्टियां रखनी पड़ती। कई रातें वह अंधेरे में सिकुड़कर बैठा रहता, छत पर गिरती बारिश की आवाज सुनता और उसका दिल खालीपन से भर जाता। जब भी उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई देती उसे उम्मीद होती कि ये आशा है, लेकिन वे सब बस गुजरने वाले लोग या जंगल के किनारे चहचहाते पक्षी होते थे। उसकी उम्मीद दिन ब दिन कम होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि एक दिन वह वापस आएगी, उसी तरह रोशनी लेकर जैसे उस दिन आई थी जब उसने उसे जंगल के किनारे पाया था। विक्रम से शादी के बाद वह अमीरी और शान शौकत में जीती रही, लेकिन उस परफेक्ट बाहरी दिखावे के पीछे एक झूठ से भरी शादी थी। विक्रम ने धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाया। वह एक तानाशाह और नियंत्रण करने वाला इंसान था। शुरुआती मीठी बातें जल्द ही ठंडक और झगड़ों में बदल गईं। विक्रम व्यापार में असफल हो गया और उस पर कर्ज चढ़ गया। समस्या को हल करने के लिए उसने वे कीमती चीजें बेचने में संकोच नहीं किया जो उसने कभी आशा को दी थी, यहां तक कि उसे दोस्तों से उधार लेने के लिए भी मजबूर किया। आशा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि जिसे वह खुशी समझ रही थी वह असल में एक खोखला दिखावा था। एक दिन विक्रम गायब हो गया और उसके पीछे एक बड़ा कर्ज और एक माफीनामा छोड़ गया। लेनदारों द्वारा पीछा किए जाने पर आशा को वह आलीशान घर छोड़ना पड़ा जिस पर उसे कभी गर्व था और वह खाली हाथ रह गई। आशा जानती थी कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा दुखी करती थी वह थी रमेश के बारे में सोचते हुए शर्मिंदगी। उसे उस पालक पिता की आंखों में देखने से डर लगता था जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसे प्यार करने और उसकी रक्षा करने में लगा दी। वह जंगल के किनारे उस छोटे से घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकी जो कभी उसका शांतिपूर्ण ठिकाना हुआ करता था। इसके बजाय वह गांवों में भटकती रही, गुजारा करने के लिए मेहनत मजदूरी करती। जब भी वह बूढ़े पिताओं को अपने बच्चों के साथ देखती उसका दिल दुख से भर जाता। अपने दुर्लभ सपनों में वह रमेश को आग के पास चुपचाप बैठे हुए देखती। उसका चेहरा उदास और आंखों में इंतजार का भाव होता। वह अपनी गलती का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकी, माफी मांगने के लिए वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने भागना चुना, लेकिन हर कदम उसे और भी अकेला महसूस कराता। हर दिन वह गांव में आने वाली सड़क को उम्मीद भरी नजरों से देखता। लंबी रातों में वह पुराने खत के पास अकेले फुसफुसाता, आशा बेटा, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। उसके दिल में आशा कभी भूली नहीं थी। उसके लिए वह अभी भी उसकी अंधेरी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी, लेकिन वह रोशनी अब अपने ही अंधेरे में खोई हुई लग रही थी। विक्रम के गायब होने के बाद आशा की जिंदगी तेजी से बर्बादी की ओर बढ़ने लगी। लेनदार लगातार उसका पीछा कर रहे थे। एक लड़की जो कभी रेशम में रहती थी अब उसे डर में भागते हुए रातें गुजारनी पड़ती थीं और अस्थायी कामों से कमाए गए पैसों से आधा पेट भोजन करना पड़ता था। उसके कभी मुलायम हाथ अब कठोर हो गए थे और उसके कभी चमकदार बाल अब रूखे हो गए थे। आशा को समझ आ गया था कि उसने जिन चीजों का सपना देखा था
वे अब बस एक दूर की याद बनकर रह गई थीं। इन मुश्किल दिनों में रमेश की यादें लगातार उसे परेशान करती थीं। उस पालक पिता की तस्वीर जो मेहनत से पुराने सामान की मरम्मत करता था, उसके कठोर लेकिन प्यार भरे हाथ अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाते। उसे वे सादे लेकिन गर्म भोजन, वे सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं याद आती। हर रात पछतावे की भावना उसके मन को खाए जाती, लेकिन याद आने के बावजूद वह वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह उस बूढ़े पिता का सामना कैसे कर सकती थी जिसने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। इस बीच रमेश जंगल के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी में दिन गुजार रहा था। सेहत कमज़ोर होने के बावजूद वह खुद का पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम करने की कोशिश करता। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था और न ही आशा से कुछ उम्मीद करता था, लेकिन उसके दिल की गहराई में वह हमेशा उम्मीद करता था कि वह वापस आएगी, भले ही सिर्फ यह बताने के लिए कि वह ठीक है। एक दोपहर जब वह बरामदे में बैठकर अपना पुराना कोट सिल रहा था, एक अजनबी महिला उसे ढूंढते हुए आई। वह एक महिला थी जिसे विक्रम पहले से जानता था और वह आशा का पता पूछने आई थी। महिला ने सब कुछ बताया। विक्रम का भाग जाना, आशा का लेनदारों द्वारा पीछा किया जाना और अब उसका बेसहारा होना। रमेश सुन्न हो गया। आशा, जिस बेटी से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब निराशा में भटक रही थी। उसने खुद को कोसा कि अगर उसने उसे और सख्ती से पाला होता, उसे और अच्छी तरह सिखाया होता, तो शायद उसे यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन वह यह भी जानता था कि अब दोष देने का समय नहीं है। उसने फैसला किया कि उसे किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना होगा। इस बीच आशा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। एक शाम जब वह शहर के बाहरी इलाके में एक खाली गोदाम में छिपी हुई थी, लेनदारों ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने उसे बाहर सड़क पर घसीटा और जोर जोर से धमकाने लगे। वह बस घुटनों के बल बैठकर रोती रही, उनसे और समय मांगती रही, लेकिन उसकी मिन्नतों का उन क्रूर लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। आज अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम चैन से जीने की उम्मीद मत करना, एक बड़े आदमी ने चिल्लाकर कहा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। ठीक उसी समय पीछे से एक खुरदरी आवाज आई, रुक जाओ, उस लड़की को कोई नुकसान मत पहुंचाना। आशा यह देखकर हैरान रह गई कि बोलने वाला रमेश था। उसका दुबला पतला झुका हुआ शरीर उसके और लेनेदारों के बीच खड़ा था। उसकी आंखें दृढ़ थीं, भले ही उसके कांपते हाथ में एक छड़ी थी। तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? बात करो, मैं उसका पिता हूं, उसने गहरी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा। लेनदार हंसे, लेकिन जब उन्होंने उसके दृढ़ निश्चय को देखा तो वे हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। कुछ देर की बातचीत के बाद रमेश ने आशा की ओर से कर्ज चुकाने का वादा किया और उनसे उसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए समय देने की विनती की। भले ही वह नहीं जानता था कि वह इतना पैसा कहाँ से लाएगा, फिर भी उसने अपनी बेटी की रक्षा के लिए सब कुछ किया। आशा रोते हुए उससे लिपट गई। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, उसने सिसकते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थीं। रमेश ने बस धीरे से उसके बालों को सहलाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम जिंदा हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है। गलती हो गई तो सुधार लो बेटा, हार मत मानो। उस घटना के बाद पिता और बेटी एक साथ जंगल के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आए। भले ही घर साधारण था, लेकिन यह एकमात्र जगह थी जहां उन दोनों को शांति मिली। आशा ने कर्ज चुकाने के लिए काम करना शुरू कर दिया, चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने अपनी जिंदगी फिर से बनाने का फैसला किया, न केवल रमेश से अपनी गलती सुधारने के लिए, बल्कि खुद को फिर से पाने के लिए भी। लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती। एक दिन जब रमेश जंगल में काम कर रहा था,
वह थक कर गिर गया। आशा उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसकी सेहत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। सालों की कड़ी मेहनत और बुढ़ापे ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। बिस्तर पर पड़े अपने पालक पिता को देखकर आशा का दिल दर्द से फट गया। पापा, आपको ठीक होना होगा, मुझे आपकी ज़रूरत है, उसने सिसकते हुए कहा। रमेश ने बस कमज़ोरी से मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, बस तुम अच्छी तरह से जियो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके शब्द एक बड़ी प्रेरणा बन गए जो आशा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। उसने लगातार काम किया, एक तरफ अपने पिता के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए और दूसरी तरफ विक्रम द्वारा छोड़े गए कर्ज को चुकाने के लिए। उन मुश्किल दिनों में पिता और बेटी के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो गया। आशा को धीरे धीरे समझ आया कि खुशी अमीरी में नहीं बल्कि साझा करने और प्यार में है। उसने महसूस किया कि भले ही जिंदगी ने उससे मुंह मोड़ लिया हो, रमेश हमेशा वहां खड़ा था, उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। उस बड़ी घटना ने आशा को पूरी तरह से बदल दिया था। एक लड़की जो कभी चकाचौंध के पीछे भागती थी, अब एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला बन गई थी। वह जानती थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उसे डटे रहना होगा, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि उस पिता के लिए भी जी रही थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसे प्यार करने में लगा दी थी। लेकिन क्या उसकी कोशिशें अतीत की गलतियों की भरपाई करने के लिए काफ़ी थीं? और क्या रमेश के पास अपनी बेटी के इस बदलाव को देखने के लिए पर्याप्त समय था? ये सवाल आशा के मन में घूम रहे थे जब उसने अपनी जिंदगी फिर से बनाने का सफ़र शुरू किया। समय बीतता गया, आशा धीरे धीरे मुश्किल भरी जिंदगी की आदी हो गई। वह हर दिन कर्ज चुकाने, रमेश की देखभाल करने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करती। सफाई, बर्तन धोना या यहाँ तक कि भारी सामान उठाने जैसे शारीरिक काम भी उसे रोक नहीं सके। रमेश के प्रति प्यार और कृतज्ञता ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी जो उसे खड़े रहने में मदद करती। लेकिन रमेश दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। बारिश और ठंडी हवा वाले दिनों में वह अक्सर अपने पुराने बिस्तर पर सिकुड़ा रहता और उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं लेती थी। आशा अपने पालक पिता को दिन ब दिन कमज़ोर होते देखकर बहुत दुखी होती। वह जानती थी कि उसके पिता के पास अब ज़्यादा समय नहीं है और उसे बहुत देर होने से पहले उनकी भरपाई के लिए कुछ करना होगा। एक दिन झोपड़ी की सफाई करते समय उसे गलती से वह छोटा लकड़ी का बक्सा मिल गया जिसे रमेश ने बिस्तर के नीचे छिपा रखा था। उसने उसे खोला और अंदर वह खत देखा जो उसने जाने से पहले लिखा था। एक युवा लड़की के बचकाने लेकिन भोले भाले शब्दों ने उसे सुन्न कर दिया। उसने कभी अपने पालक पिता को अस्पष्ट वादों के साथ छोड़ दिया था और जब जिंदगी ने उसे ठोकर मारी तो वह खाली हाथ वापस आ गई। रमेश का दिल कभी नहीं बदला और इस बात ने आशा को और भी ज़्यादा परेशान कर दिया। उसने फैसला किया कि वह कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे उसके पिता अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन शांति और खुशी से बिता सकें। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिनकी रमेश ने कभी गांव में मदद की थी, इस उम्मीद में कि उसे उनसे थोड़ी मदद मिल जाएगी। इस बीच रमेश चुपचाप सब कुछ सह रहा था। भले ही उसका शरीर बूढ़ा और कमज़ोर था, लेकिन उसने आशा के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया। वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था, जिसने पहले ही अपनी गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। लेकिन वह यह भी समझता था कि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। एक दिन जब वह आशा के साथ आग के पास बैठा था, उसने धीरे से कहा, आशा बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। मेरे लिए खुद को मत भूलना। उसके शब्दों ने उसे रुला दिया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी।
पापा, मैं वादा करती हूं कि मैं अच्छी तरह से जीऊंगी, लेकिन आप मेरे साथ रहिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। एक अप्रत्याशित मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। एक दोपहर जब आशा गांव के बाजार में काम कर रही थी, एक काली चमकदार कार अचानक बाजार के गेट पर रुकी। एक युवा आदमी जो एक शानदार सूट पहने हुए था, कार से बाहर निकला। उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं, जब तक कि वे आशा पर आकर नहीं रुकीं। आशा, तुम हो ना? उस आदमी की आवाज गहरी लेकिन आश्चर्य से भरी थी। उसने सिर उठाकर उसे उलझन में देखा। वह रोहन था, एक अमीर परिवार का बेटा, जिसे रमेश ने अतीत में बचाया था। उस समय रोहन सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन रमेश की दयालुता के कारण उसके परिवार ने सबसे मुश्किल समय पार कर लिया था। अब रोहन एक सफल व्यवसायी बन गया था। जब उसने पिता पुत्री की मौजूदा स्थिति के बारे में सुना तो रोहन अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सका। रमेश अंकल ने ही मेरे परिवार को बचाया था। अगर वह न होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं उनसे मिलकर धन्यवाद कहना चाहता हूँ, रोहन ने सच्ची आंखों से कहा। आशा रोहन को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गई। जब उसने रमेश को दुबले, पतले, कमजोर हालत में एक साधारण बिस्तर पर लेटे हुए देखा तो रोहन अपने आंसू नहीं रोक सका। वह बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। रमेश अंकल, मैं रोहन हूं। क्या आपको मैं याद हूं? आपने मेरे परिवार को बचाया था। अब मैं आपका कर्जा दहिस्तर के पास घुटनों के बल फाइनल हो गया, चुकाने आया हूं। रमेश हैरान था, लेकिन उसने धीरे से मुस्कुराया। रोहन बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम बड़े हो गए हो और अच्छी जिंदगी जी रहे हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रोहन ने यह स्वीकार नहीं किया। उसने पिता पुत्री की जिंदगी बदलने का फैसला किया। रोहन ने न केवल रमेश का सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, बल्कि आशा को एक स्थिर नौकरी खोजने में भी मदद की। उसने उन्हें एक नए, बड़े और आरामदायक घर में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की। रोहन के लिए यह अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का एकमात्र तरीका था। लेकिन यह पुनर्मिलन सिर्फ कर्ज चुकाने की कहानी नहीं थी। यह आशा के लिए उस प्यार और दयालुता के मूल्य को पहचानने का एक मील का पत्थर था, जिसे रमेश ने जीवन भर बोया था। एक भटकी हुई इंसान से उसने खुद पर विश्वास और क्षमा का अर्थ फिर से पाया। नए घर में आरामदायक बिस्तर पर रमेश ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराया। आशा बेटा, मुझे हमेशा विश्वास था कि तुम कर लोगी। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। आशा ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अच्छी तरह से जीऊंगी पापा। मैं आपकी पूरी जिंदगी की कर्जदार हूं और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। उस भाग्यशाली पुनर्मिलन ने न केवल आशा की किस्मत बदल दी, बल्कि उसे यह भी याद दिलाया कि प्यार और कृतज्ञता में हमेशा हर घाव को भरने की ताकत होती है। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, जहां अतीत की गलतियां अब बोझ नहीं थीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा थी। नए घर में जीवन स्थिर होने के बाद रमेश धीरे धीरे ठीक होने लगा। आशा की पूरी देखभाल और रोहन के सहयोग से भले ही उसकी सेहत कमजोर कर थी, लेकिन वह अभी भी खिड़की के पास बैठकर हरे भरे खेतों को देखने की आदत रखता था, जहां आशा के पालन पोषण की यादें एक धीमी गति की फिल्म की तरह उसके सामने आ जाती थीं। एक दिन जब आशा उन पुरानी चीजों को साफ कर रही थी जो वह जंगल की छोटी सी झोपड़ी से लाए थे, उसे गलती से एक छोटा पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसने उसे खोला और अंदर वे चीजें थीं जिनके बारे में वह कभी नहीं जानती थी। एक पुराना लकड़ी का कंगन, पिता पुत्री की कुछ तस्वीरें और वह खत जो उसने जाने से पहले रमेश को लिखा था।
वह खत भले ही कुछ छोटी पंक्तियों का था, लेकिन उसमें जवानी की सारी नादानी और भोलापन था। पापा, मुझे पालने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं हमेशा गरीबी में नहीं जी सकती। मैं एक बेहतर भविष्य खोजना चाहती हूँ। मेरी चिंता मत करना। जब मेरे पास वह सब कुछ होगा जिसके आप हकदार हैं, तो मैं आपसे मिलने वापस आऊंगी। मुझे विश्वास है कि एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। आपकी बेटी आशा। उन टेढ़ी मेढ़ी लिखावट ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस दिन उसने सोचा था कि एक खत रमेश के सारे बलिदानों को मिटा सकता है। उसने अपनी स्वार्थ और नादानी के लिए खुद को कोसा। वह रमेश की उम्मीदों को लेकर चली गई थी और खाली हाथ और अपराध बोध से भरे दिल के साथ लौटी थी। खत को हाथ में लिए वह रमेश के पास गई। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। रमेश कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें उदास थीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वे प्यार से भर गईं। पापा से कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे यह खत मिला। मैं गलत थी पापा। उस दिन मैं आपको अकेलेपन में छोड़कर चली गई। मैं आपकी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूं। रमेश ने खत को देखा। उसकी आंखों में एक पुरानी याद की चमक थी। वह धीरे से मुस्कुराया। उसकी आवाज़ कमज़ोर लेकिन गर्म थी। आशा बेटा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। जिस दिन तुम गई, मैंने यह खत इसलिए रखा ताकि मुझे याद रहे कि तुम अभी भी मुझे गर्व महसूस कराना चाहती हो। तुम जहां भी जाओ, जो भी करो, मुझे हमेशा विश्वास था कि तुम घर का रास्ता ढूंढ लोगी। उसके शब्द एक आग की तरह थे जिसने आशा के दिल को गर्म कर दिया। वह घुटनों के बल बैठ गई और उसका दुबला पतला हाथ पकड़ लिया। उसके आंसू बह रहे थे। पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आपकी देखभाल करूंगी, उन सभी चीज़ों की भरपाई करूंगी जो आपने मेरे लिए की हैं। रमेश ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। उसके लिए बस आशा का एहसास करना और बदलना ही काफी था। अतीत के सारे दर्द हल्के हो गए थे। आशा ने खत को रखने का फैसला किया, लेकिन अपनी गलती को याद करने के लिए नहीं। इसके बजाय उसने इसे उस बिना शर्त प्यार और क्षमा की याद दिलाने के लिए रखा जो रमेश ने उसे दिया था। जब भी वह उसे देखती, उसे लगता कि उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है, न केवल अपने पिता को गर्व महसूस कराने के लिए, बल्कि उनके विशाल प्यार के योग्य जीने के लिए भी। एक दोपहर जब रमेश की सेहत बेहतर महसूस हो रही थी, उसने आशा को बुलाया। उसकी आवाज़ कमज़ोर लेकिन भावनाओं से भरी थी। आशा बेटा, तुम जानती हो जिस दिन तुम गई मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे तुम्हें पालने का कभी पछतावा नहीं हुआ। अगर अगला जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा पिता बनना चाहूँगा। आशा उससे लिपट गई। उसके आंसू उसके सूखे गालों पर गिर रहे थे। पापा, इस जन्म में मैंने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं आपको खुश रखूंगी। अतीत का वह खत जो कभी स्वार्थ और गलती का सबूत लगता था, अब पिता और बेटी के बीच एक दूसरे को समझने का एक पुल बन गया था। इसने उन्हें बीते हुए दर्द की याद दिलाई, लेकिन यह प्यार और क्षमा की ताकत का भी प्रमाण था। नए घर में कोमल सूर्यास्त की रोशनी में वे एक दूसरे के पास बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। कहानियां, हंसी और आंसू ने उन दोनों के दिलों में बसे सभी घावों को भर दिया और उन्हें वह शांति दी जिसकी वे हमेशा तलाश में थे। रमेश और आशा की जिंदगी धीरे धीरे घटनाओं के बाद स्थिर हो गई। रोहन के सहयोग और आशा के अथक प्रयासों से सब कुछ बेहतर हो गया। आशा को एक हस्तकला कार्यशाला में एक स्थिर नौकरी मिल गई, जहां वह उस कुशलता का उपयोग कर सकती थी जो रमेश ने उसे बचपन में सिखाई थी।
कमाए गए पैसों से न केवल उसने कर्ज चुकाया बल्कि रमेश के लिए दवाइयों और अच्छे भोजन का भी इंतजाम किया। पिता और बेटी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। हर सुबह जब आशा काम पर जाने के लिए तैयार होती, रमेश खिड़की के पास बैठकर गर्व भरी नजरों से उसे देखता। शाम को वह अक्सर उसके पास बैठकर उसे दिन भर की बातें सुनाती, कभी कभी एक बच्ची की तरह मजाक भी करती। ऐसा लगता था कि अतीत के सभी घाव, सभी गलतफहमियां समय और प्यार से भर गई थीं। आशा अपने पिता की भरपाई के लिए लगातार प्रयास करती रही। वह अक्सर पैसे बचाकर उनके लिए छोटे छोटे तोहफे खरीदती, एक नए स्वेटर से लेकर उनके पसंदीदा भोजन तक। लेकिन जो चीज़ रमेश को सबसे ज़्यादा खुश करती थी वह तोहफे नहीं बल्कि अपनी बेटी में आया बदलाव था। एक नासमझ गैर जिम्मेदार लड़की से आशा एक मजबूत, स्वतंत्र और प्यार करने वाली महिला बन गई थी। एक दिन आशा एक लकड़ी की मेज़ लेकर आई जिसे उसने खुद बनाया था। पापा, मुझे याद है बचपन में आपने मुझे लकड़ी तराशना सिखाया था। यह पहली मेज़ है जिसे मैंने खुद पूरा बनाया है। मैं चाहती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें। रमेश ने मेज़ को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके लिए यह सिर्फ एक चीज़ नहीं थी बल्कि उसकी बेटी के प्यार और परिपक्वता का प्रतीक थी। बेटी, उसने धीरे से कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे पहले से कहीं ज़्यादा गर्व महसूस कराया है। समय बीतता गया। आशा ने धीरे धीरे सारा कर्ज चुका दिया और थोड़ी बचत भी कर ली। उसने लकड़ी के हस्तशिल्प की एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया जहां वह और रमेश एक साथ काम कर सकते थे। दुकान ने न केवल उन्हें एक स्थिर आय दी बल्कि पिता पुत्री के रिश्ते को भी मजबूत किया। गांव के लोग जिन्होंने कभी उनके परिवार की मुश्किलें देखी थीं, अब अक्सर न केवल सामान खरीदने के लिए बल्कि बात करने और प्रोत्साहित करने के लिए भी आते थे। एक खास दिन रोहन एक अप्रत्याशित तोहफे के साथ दुकान पर आया। यह एक बड़ी पेंटिंग थी जिसमें पिता और बेटी को आग के पास बैठे हुए दिखाया गया था। एक परिचित दृश्य जो रोहन ने बचपन में देखा था। यह पेंटिंग अंकल की दयालुता और आप दोनों के एक दूसरे के प्रति प्यार को याद रखने के लिए है, रोहन ने कहा। रमेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। पेंटिंग को दुकान में सबसे सम्मानजनक स्थान पर लटकाया गया, जो सभी को प्यार और कृतज्ञता की ताकत की याद दिलाती थी। रमेश के जीवन के आखिरी दिन सबसे शांतिपूर्ण थे। भले ही उसकी सेहत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपनी बेटी को परिपक्व और खुश देखकर हमेशा संतुष्ट महसूस करता था। हर सुबह वह खिड़की के पास बैठकर सुनहरी धूप का आनंद लेता, दुकान से आती आशा की हंसी सुनता और उसका मन एक हल्की हवा की तरह शांत हो जाता। एक शाम जब सूर्यास्त ने पूरे खेत को लाल रंग में रंग दिया था, रमेश बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने आशा को बुलाया। आशा बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि ये जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जब तक तुम अपने दिल में दया और प्यार रखोगी, तुम हमेशा अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लोगी। आशा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं आपसे वादा करती हूं पापा, मैं अच्छी तरह से जीऊंगी एक सार्थक जीवन, ताकि मैं आपके भरोसे को न तोड़ूं। कुछ समय बाद रमेश नींद में शांति से चले गए, ठीक अपनी दयालु जिंदगी की तरह। उनके जाने से आशा के दिल में एक बड़ा खालीपन आ गया, लेकिन वह जानती थी कि उन्होंने एक संपूर्ण जीवन जिया था। वह सिर्फ एक पालक पिता नहीं थे, बल्कि सबसे बड़े शिक्षक थे, जिन्होंने उसे प्यार, कृतज्ञता और क्षमा का पाठ पढ़ाया था। आशा ने जीना जारी रखा, काम किया और उस आध्यात्मिक विरासत को बनाए रखा जो रमेश छोड़ गए थे। उसकी छोटी सी हस्तकला की दुकान दिन ब दिन बढ़ती गई।
यह न केवल लकड़ी का सामान बनाने की जगह थी, बल्कि प्यार और उम्मीद का प्रतीक भी थी। हर शाम जब वह पिता पुत्री की पेंटिंग को देखती तो उसे हमेशा महसूस होता कि रमेश अभी भी उसके साथ है, उसे देख रहे हैं। वह फुसफुसाती, पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे एक दूसरी जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए और अपने लिए बहुत अच्छी तरह से जीऊंगी। दोस्तों, आप सब कहाँ से हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी यही कामना है कि आप सब हमेशा सलामत और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें, ताकि हम सब उसे पढ़ और सुन सकें।